हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो कक्षा 12वीं के लिए है। 12वीं कक्षा के सैंपल पेपर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, जिसे लिखा है उमाशंकर जोशी जी ने। उमाशंकर जोशी जी की दो छोटी छोटी सी कविताएं हैं, जिन दोनों कविताओं को एक ही अभ्यास पत्र में शामिल करने का प्रयास किया गया है। पूर्णांक यहाँ पर पहले भी बता चुकी हूँ। काव्यखंड और गद्यखंड से दोनों से ही 15-15 अंक के प्रश्न आएंगे। बिना देरी किए हम अभ्यास पत्र प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक एक अंक के 5 प्रश्न हैं। इसके अंतर्गत पहला उपभाग, छोटा मेरा खेत चौकोना में खेत किसका प्रतीक है? यहाँ पर खेत को कविता का संसार कहा गया है। सही जवाब है कविता का संसार। दूसरा प्रश्न, कविता में क्षण का बीज किसके लिए प्रयोग किया गया है? यहाँ पर एक पल अर्थात क्षण का बीज मतलब एक पल का बीज कल्पना के विचार के लिए प्रयोग किया गया है। तीसरा प्रश्न, रस अलौकिक अमृत धाराएं फूटती पंक्ति में कवि किसकी व्याख्या करता है? यहाँ पर सही जवाब है रचनात्मकता की अपार शक्ति। इनको आगे मैं विस्तार से बताऊंगी जब यहाँ पर हम इसका काव्य सौंदर्य या सरलार्थ के बारे में जानेंगे या उस पर आधारित प्रश्नों के बारे में जानेंगे, तब इसका विस्तार पूर्वक व्याख्या भी बताती जाऊंगी मैं। चौथा प्रश्न, कविता में एक पंक्ति प्रयुक्त की गई है, नभ में पांति बांधे बगुलों के पंख। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति का अर्थ है आसमान में कतारबद्ध पक्षी जब उड़ रहे हैं तो वो एक पंक्ति में उड़ रहे हैं। पांचवा प्रश्न, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख दोनों कविताओं का गुजराती से हिंदी में रूपांतरण किसने किया? इसका सही जवाब है रघुवीर चौधरी और भोलाबाई पटेल दोनों ने। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। 5 अंक का प्रश्न है। नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। इसमें आप प्रसंग भी लिखेंगे, सरलार्थ भी लिखेंगे और काव्य सौंदर्य तो लिखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उसके भी अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से बगुलों के पंख नामक कविता से ली गई है और इसके कवि हैं उमाशंकर जोशी जी। प्रस्तुत काव्यांश में शाम के समय आसमान में उड़ते हुए एक पंक्ति में उड़ते हुए श्वेत जो बगुले हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। भावार्थ देखिए इसका। कवि कहते हैं नभ मतलब आसमान में, पाती बांधे मतलब एक पंक्ति में बंधे हुए, बगुलों के पंख यहाँ पर बगुलों के लिए ही प्रयोग किया गया है कि एक पंक्ति में बगुले उड़ रहे हैं। चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कि वे मेरी आंखें चुरा लेना मतलब कि वो मेरा ध्यान आकर्षित कर रही है, कि उनसे नजर नहीं हटा पा रहा हूं मैं। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत छाया। कजरारे बादल मतलब काले काले बादल। शाम का समय हो गया है, थोड़ी सी बादलों में कालीमा आ गई है, तो इसीलिए शाम के समय पर कजरारे काले काले आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं और तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। और इसमें क्या कहना चाहते हैं कवि कि सायंकालीन जो सूर्य का प्रकाश उन बादलों पर पड़ रहा है ना, उसका अद्भुत सौंदर्य नजर आ रहा है। हौले हौले धीरे धीरे जाती मुझे बांध निज माया में, कि अपनी माया में, कि जो ये प्राकृतिक सौंदर्य उसे नजर आ रहा है, काले काले बादलों पर सफेद बगुलों की एक पंक्ति में उड़ते हुए बगुले दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो सौंदर्य है वो कवि को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उसे कोई तनिक रोक रखो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि समय को रोक लो। हालांकि ये संभव नहीं है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, लेकिन कवि उस सौंदर्य में इतने खो चुके हैं, कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए उसे रोक लो। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बांधे बगुलों की पांखें। कवि ये चाहते हैं कि ये समय थोड़ा सा और रुक जाए ताकि वो उसे जी भर कर देख ले, क्योंकि ये सौंदर्य उसकी आंखें चुरा रहा है, कि उसे मोहित कर रहा है, उसी में वो खो गए हैं। आसमान में उड़ते हुए काले काले बादलों के बीच श्वेत रंग के जो बगुले हैं वो एक पंक्ति में उड़ते हुए उसे बहुत ही आकर्षित कर रहे हैं। इसका काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे? सहज सरल बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुनासिकता युक्त शब्दों जैसे पांति, बांधे, आंखें, पांखें आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर 2 एक जैसे शब्द प्रयोग हुए हैं, जैसे होले होले, तो यहाँ पर शब्द की पुनरावृत्ति है लेकिन अर्थ नहीं परिवर्तित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और मुहावरा शैली तो आप देख ही रहे हैं। आंखें चुराना
आंखें चुराना मुहावरे का प्रयोग किया गया है और छोटे छोटे शब्दों के प्रयोग से भाषा में सजीवता आ गई है। सहज सरल प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। अथवा में देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक एक अंक के 5 प्रश्न हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी गया, बीज गल गया निशेष। अब इसका व्याख्या देखिए। कवि यहाँ पर कविता लिखने के लिए बैठते हैं, लेकिन उसके पास क्या है, एक प्लेन पेपर है, एक छोटा सा चौकोना कागज है, और उसी कागज को वो क्या कहते हैं, ये मेरा खेत है। जैसे खेत है, चौकोना चौकोर खेत होता है, वैसे ही कवि ने उसके कागज को खेत के रूप माना है। कागज का एक पन्ना है, कोई अंधड़ कहीं से आया, कहीं से आंधी से उड़ता हुआ एक क्षण का बीज वहां पर आ गया। जैसे हमारे मन मस्तिष्क में विचारों की आंधी आती है, जो कि किसी भी कविता के सृजन से पूर्व की बात है। कि हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर कवि काव्य रचना करता है। तो बहुत सारे अनुभव आते हैं हमारे, जिसे कवि ने यहाँ पर कागज के खेत में क्षण की रोपाई के रूप में माना है। क्षण के बीज बोना कृति के अर्थ में उस अनुभव को अंकित करता है, जो किसी विशेष समय में कवि के मन मस्तिष्क में विचार रूपी जो बीज आते हैं वही पृष्ठ पर उतरते हैं। आगे क्या है, कल्पना के रसायनों को पी गया, बीज गल गया निशेष। निशेष का क्या अर्थ है, पूरी तरह से, मतलब संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से। कल्पना के रसायन, कल्पना का समावेश हुआ। जैसे बीज को बोने के बाद उसमें खाद आदि डाली जाती है, इसी तरह से जब वो विचारों की आंधी रूपी बीज आया और उसमें कल्पना का समावेश हुआ, तो क्या हुआ, उसे बीज पूरी तरह से गल गया। फिर गलने के बाद क्या होता है, जब पृथ्वी में खाद आदि डाली जाती है, पहले बीज डाला, फिर खाद डाली, तो पानी डाला, अब क्या होगा, अंकुर फूटेगा, उसमें से नीचे से फसल उगेगी। तो इसी तरीके से फसल कैसी है, शब्द के अंकुर फूटे, कि शब्द रूपी अंकुर फूट पड़े, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। पल्लव मतलब पत्ते, पुष्प मतलब फूल, नमित मतलब झुक गया। तो यहाँ पर फसल के रूप में दिखाया है कि उस पर पत्ते और फूल आने शुरू हुए, झूमने लगे फल, फल भी आ गए हैं, वो झूमने लगे हैं। रस अलौकिक, और उसमें से एक ऐसा अलौकिक रस निकल रहा है। अमृत धाराएं फूट रही हैं। रोपाई तो कितनी थी, एक क्षण की, एक पल की, लेकिन कटाई अनंतता की। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब कोई फसल उगाई जाती है तो वो पकने पर काट ली जाती है, लेकिन यहाँ पर जो कविता रूपी जो फसल उगाई गई है, वो उगाई तो गई थी एक क्षण में, एक पल में, लेकिन उसको अगर हम, उस कविता को अगर हम बहुत सालों बाद भी पढ़ेंगे, 10, 20, 30 साल बाद भी उस कविता को अगर पढ़ेंगे, तो उसमें हमें ऐसा ही रस का अनुभव होगा, ऐसा ही अलौकिक रस हमें महसूस होता है। जैसे आप तुलसीदास जी देखिए, जैसे पिछली हम कविता में हमने देखा था कि उसमें करुण रस भी है, वीर रस भी है। तो वो लिखी कब गई थी, बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन आज उसको हम पढ़ते हैं तो उस रस का हम अनुभव करते हैं। कटाई अनंतता की, अनंत काल तक उसकी कटाई चलती रहती है, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। यहाँ पर देखिएगा, जब फसल काट ली जाती है तो क्या होता है, उसके बाद नई फसल उगाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस फसल को हम जितना काटेंगे, जितना हम बांटेंगे, इसको जितना दूसरों को देंगे हम, उतना ही ये और अधिक बढ़ती जाएगी, देने से ये कम नहीं होगी। रस का अक्षय, अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं होता है, ऐसा पात्र है कवि का छोटा सा चौकोना खेत। चौकोर जो खेत है, जो कागज का पन्ना है जिस पर फसल उगाई थी, वो कभी भी खत्म नहीं होता। अब इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखिए। पहला प्रश्न, कविता में खेत किसका प्रतीक है? खेत यहाँ पर कल्पना और रचना के संसार का प्रतीक है, जो लेखक के विचारों और कल्पनाओं के विकास का स्थान है। दूसरा प्रश्न, क्षण का बीज वहां बोया गया, पंक्ति में बीज का क्या अर्थ है? बीज यहाँ क्षणिक विचार या भावना का प्रतीक है, जो कल्पना या रचना की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। तीसरा प्रश्न, कल्पना के रसायनों को पी, पंक्ति में कल्पना का क्या महत्व है? कल्पना के रसायन को पीने का अर्थ है विचार या बीज कल्पना की शक्ति से पोषित होता है और वो नए नए शब्दों का रूप धारण करता है। चौथा प्रश्न, कविता में रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि क्षणिक विचारों का बीजारोपण करके हम अनंत काल तक जीवित रहने वाली उस रचना की फसल को काटते रहते हैं।
अंतिम प्रश्न, रस का अक्षय पात्र किस रचनात्मक विशेषता को दर्शाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, रस का अक्षय पात्र विचारों और रचनात्मकता के अनंत स्रोत को दर्शाता है जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। अब यहाँ पर 3 और 2 अंक के प्रश्न देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, छोटा मेरा खेत कविता के उद्देश्य या मूल भाव पर प्रकाश डालिए। इसके जवाब में क्या लिखेंगे? श्री उमाशंकर जोशी जी द्वारा रचित छोटा मेरा खेत एक प्रसिद्ध गुजराती कविता है। इसका हिंदी रूपांतर श्री रघुवीर चौधरी ने किया है। इस कविता में कवि ने स्वयं को एक किसान माना है और जो कागज का पन्ना है उनके पास, उसे क्या माना है? खेत के रूप में माना है। और खेत के रूप में मानते हुए कवि कर्म एवं कृषि कर्म में अभिन्नता का भाव प्रकट किया है। कवि का मानना है कि जिस प्रकार खेत में बीज बोया जाता है और बीज फूटता है अंकुर के रूप में, फिर धन धान्य रूपी फसल का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार से कवि के हृदय में किसी भी क्षण एक ऐसा पल आया, एक ऐसा विचार आया जो कल्पना रूपी रसायन को पीकर कालांतर में साहित्य रूपी फसल के रूप में परिवर्तित होता है। कवि यह कहना चाहते हैं कि खेत में जो फसल उत्पन्न होती है वो तो कभी ना कभी काट ली जाती है, समाप्त हो जाती है, लेकिन कागज रूपी जो फसल है वो साहित्य के रूप में होती है। वो फसल कभी भी समाप्त नहीं होती है और जिसमें से हम जितने रसायन का पान करते हैं, जितना रस उसमें अलौकिक रस की खोज करते हैं, उतना ही रस हमें मिलता जाता है। ये एक ऐसा अक्षय पात्र है जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। दूसरा प्रश्न, बगुलों के पंख कविता के उद्देश्य या मूल भाव पर प्रकाश डालिए। कवि उमाशंकर जोशी जी द्वारा रचित बगुलों के पंख में प्रकृति चित्रण किया गया है। इसका हिंदी रूपांतरण श्री भोलाभाई पटेल ने किया है। इस कविता में कवि ने अपने चित्रण का आधार संध्या के समय ऐसे दृश्य को बनाया है जब आसमान में थोड़ी कालिमा होती है, दिन छिपने वाला होता है और उस समय पर बगुले पंख फैलाए आकाश में उड़ रहे हैं। ये बगुले कजरारे बादलों के ऊपर तैरती शाम की सतेज काया के समान लगते हैं। कवि को दृश्य इतना मनमोहक लगता है कि ऐसा उनका मानना है कि ये जो समय है यहीं पर रुक जाए और वो इस अलौकिक सौंदर्य को निहारते रहें, कि वह सब कुछ भूलकर उसी में अटक जाते हैं और इस माया से अपने आप को बचाने की गुहार लगाते हैं कि ये समय यहीं पर बच जाए, और वो इस माया में उलझ जाते हैं और इससे बाहर नहीं निकलना चाहते। यहीं पर हमारा सैंपल पेपर खत्म होता है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सैंपल पेपर के अपडेट्स मिलते रहें, ताकि आपका एक भी सैंपल पेपर मिस ना हो पाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए